नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दयाल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि आप जान रहे होंगे कि डेली हम करंट अफेयर के मैराथन सीरीज लेकर आ रहा हूं और आज तीसरा दिन है। इससे पहले 2 दिन हम सफलतापूर्वक करंट अफेयर के मैराथन सीरीज को देखे हैं। आज हम अपने इस टॉपिक के अंतर्गत नियुक्तियां, रिपोर्ट एंड इंडेक्स और प्रशासनिक निर्णय को देखेंगे। उम्मीद करता हूं आप रिवीजन करके आए होंगे और आप करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो उत्तर आप मेरे साथ साथ दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न के क्वेश्चन नंबर को आप लिखिएगा और बाजू में आप उसका ऑप्शन दीजिएगा और अंत में आप देखिएगा कि कुल 85 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नदी जोड़ो अभियान की तर्ज पर किन 2 बांधों को जोड़ने की योजना बनाया गया है? तो किन 2 बांधों को जोड़ने की प्लान बना है? तो देखिए, इसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए क्या होता है, एक क्षेत्र है जहां पे पानी की भरपूर उपलब्धता होती है, दूसरे क्षेत्र सूखाग्रस्त होता है। तो जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पे पानी की जो समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नदी जोड़ो अभियान लाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो अभियान है सीकासार बांध और कोडार बांध के मध्य रहेगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कोडार जो बांध बना है और सीकासार बांध जो है ये महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, सीकासार बांध की यदि हम बात करते हैं तो सीकासार बांध या सीकासार जलाशय आप बोलिए, ये पैरी नदी में पड़ता है, वहां पे बना है, पैरी नदी पे बना हुआ है। और वही कोडार नदी की बात करते हैं, कोडार बांध की बात करते हैं तो ये कोडार नदी में बना हुआ है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इससे जो क्षेत्र लाभान्वित होगा ये करीब करीब 25,000 हेक्टेयर भूमि को लाभान्वित करेगा। इस परियोजना के लिए 2600 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा और ये छत्तीसगढ़ की पहली लिंक नहर परियोजना होगी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये भी चीज देखने को मिलेगा और आपको पता होगा कि काफी डिटेल्स में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन का जो उत्तर होता है उससे संबंधित हम डिटेल्स तो लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन में जो ऑप्शन होता है उसके बारे में भी हम कुछ जानकारी लेते हैं यदि उपलब्ध हो तो। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, इसके तहत सीकासार बांध से कोडार बांध तक 112 किलोमीटर लंबी बड़े व्यास की भूमिगत पाइप लाइन बिछाई जाएगी। क्या बिछाई जाएगी? तो भूमिगत जमीन के अंदर एक पाइप लाइन बिछाया जाएगा जो सीकासार जलाशय का पानी को कोडार और केशवा जलाशय तक पहुंचाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ कब हुआ? चलिए उत्तर जल्दी से दीजिए। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जनवरी। अब इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की बात हो रही है। भूमिहीन कृषि मजदूर, तो ऐसे कृषक जो भूमिहीन हैं और वो खेती कार्य में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे किसानों के लिए इस योजना को लाया गया है। कब लाया गया? तो 20 जनवरी 2025 को। और इसके तहत किसानों को, मतलब कृषि जो भूमिहीन कृषि कृषक हैं उसके लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष देने का प्रावधान किया गया है। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ 20 जनवरी को हुआ है। इसके तहत सहायता राशि 10,000 रुपए वार्षिक है। इस योजना में कुल लाभान्वित 5,62,112 भूमिहीन कृषक है। ठीक है, तो याद रखेंगे कितने यहां पे भूमिहीन किसान हैं जो लाभान्वित होंगे, तो 5,62,000। ठीक, और इसमें जो परियोजना लागत है 562 करोड़ 11,20,000 रुपए है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसे कब प्रारंभ किया गया, योजना को कब प्रारंभ किया गया और कितने सहायता राशि दी जा रही है। तो ये 2 चीज को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा ये इसका पहला संस्करण है। पहली बात तो आप देखिएगा, प्रथम संस्करण है ये। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा। अब जब आप नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं तो आप इससे संबंधित कुछ चीजों को और जानिए कि इसकी स्थापना कब हुआ, किसके स्थान पर हुआ,
ठीक, इसके सीईओ कौन है और अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है। तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए। और आप देखिए क्या आपके पास इतना इस क्वेश्चन का भी आंसर है कि नहीं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आप देखते हैं नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इन चीजों को आप देखिएगा, हालांकि मैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, सीधा क्वेश्चन पे आता हूं मैं। तो नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है। ठीक है, वही बात करते हैं प्रथम स्थान का, तो प्रथम स्थान ओडिशा राज्य का है। ठीक, प्रथम संस्करण है, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। प्रथम स्थान ओडिशा और छत्तीसगढ़ के स्थान है दूसरा। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के नक्सल नीति के तहत कब तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के खात्मा का लक्ष्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये केवल बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं हो रही है, केंद्र स्तर पे भी नक्सलवादियों को पूरी तरह से भारत से सफाया करने का निर्णय लिया गया है। और यह जो टारगेट है मार्च 2026, यदि तिथि की बात करते हैं तो 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत से नक्सलियों को पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। ठीक, इसके तहत कुछ राज्य भी हैं जो पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो नक्सल मुक्त हो चुका है मध्य प्रदेश। अब छत्तीसगढ़ की भी बारी है। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा नक्सलवादी गतिविधि है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी इसकी गतिविधियां बहुत ही कम हो गई है और बहुत सारे जो प्रमुख लीडर है नक्सल के, तो वो लीडर भी समाप्त हो रहे हैं। जैसे हिडमा मांझी की हम बात करते हैं, हिडमा की हम बात करते हैं। तो इस तरह से कई कुख्यात नक्सली हैं जो वर्तमान में अब नहीं रहे हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। आज वर्तमान में यदि हम बात करते हैं तो आज 4 फरवरी है। ठीक है, ठीक, 5 फरवरी है और ये डेडलाइन बहुत ही करीब है। अब ये देखना है कि क्या वास्तव में मार्च 2026 तक पूरे भारत से नक्सलवादियों का सफाया हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ में नए डीजीपी के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो जितना भी क्वेश्चन है कुल 85 क्वेश्चन है, इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनाते समय यह ध्यान में रखा गया है कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाए। ठीक, तो डीजीपी के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण देव गौतम। यदि हम अरुण देव गौतम की बात करते हैं तो 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर है ये। राज्य में यदि हम इसके क्रम की बात करते हैं, पुलिस महानिदेशक हिंदी में बोलते हैं, तो इसकी यदि हम क्रम की बात करते हैं तो ये 12वां क्रम के डीजीपी हैं। अब इससे पहले की हम बात करते हैं तो पूर्व डीजीपी मतलब किनके स्थान पर यह हैं, तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण देव गौतम। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्य सरकार ने कोरिया वन मंडल को पुनर्गठित कर किस वन मंडल का गठन किया गया है। तो देखिए राज्य सरकार के द्वारा कोरिया वन मंडल को पुनर्गठित कर मनेन्द्रगढ़ वन मंडल का गठन किया है। ठीक है, ठीक, तो कोरिया वन मंडल को पुनर्गठित कर मनेन्द्रगढ़ वन मंडल का गठन किया गया है। अब देखिए मनेन्द्रगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो कोरिया से अलग होकर मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर यह जिला का निर्माण हुआ है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर जिले का निर्माण हुआ है और इस जिले का निर्माण हुआ है सितंबर 2022 में। ठीक, और कौन से क्रम का ये जिला है, तो इस क्रम की यदि हम बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ का 32वां क्रम का जिला है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ फैक्ट भी आप याद करते हैं ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से दिमाग में रह जाएगा। ठीक, भूलेंगे भी नहीं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुशासन तिहार 2025 का आयोजन कब से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है, ये वर्तमान में समाप्त हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो यदि हम सुशासन तिहार की बात करते हैं तो यह 8 अप्रैल को प्रारंभ हुआ है और 31 मई को समाप्त हुआ है। ठीक, कितने चरणों तक चला? तो यह 3 चरणों तक चला है। ठीक है, देखिए 31 मई तक 8 अप्रैल से पूरे छत्तीसगढ़ में चला है। कुल 3 चरण है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है आम जनता की जो समस्या है उस समस्या को निराकरण करना है, सुशासन को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से लागू करना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। प्रथम चरण में देखिए समस्या संबंधी आवेदन। तो पहले क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, यहाँ के नागरिकों से आवेदन मंगाया गया है कि आपके पास क्या समस्या है या आपको क्या समस्या है। किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो प्रथम चरण के अंतर्गत जो 8 से 11 अप्रैल तक चला है, इसमें समस्या से संबंधित आवेदन दिया गया है। दूसरे चरण के अंतर्गत आवेदनों का निराकरण किया गया और तीसरे चरण मतलब आवेदनों का निराकरण मतलब देखा गया है कि क्या है आवेदन, क्या है उसका, क्या समस्या है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये दूसरा चरण में हम देखे हैं। तीसरा चरण में समाधान शिविर लगाया गया और समाधान शिविर के तहत और भी जो बचे खुचे भी हैं तो सारा समस्याओं को दूर करने की कोशिश किया गया है राज्य सरकार के द्वारा। ये 5 से 31 मई 2025 तक चला है। सुशासन तिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुड गवर्नेंस को लागू करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ की मजदूरी दर कितनी की है? तो छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर कितना है? अभी वर्तमान में एक नया एक्ट लाया गया है, ठीक है, जी राम जी विधेयक को पारित कर दिया गया है, एक्ट बन चुका है ये। आप ये देखिएगा, पहले 100 दिनों तक का रोजगार दिया जाता था, अब वर्तमान में 125 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। ये रोजगार कैसे है? तो अकुशल श्रमिकों के लिए है। तो यदि हम मनरेगा की तरफ मजदूरी दर की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 261 रुपए प्रतिदिन। अब ये कब से लागू है? तो बात पिछले साल की है, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक ये प्राइस रहेगा, ठीक है, 261 रुपए। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 243 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलता था। तो ये कुछ फैक्ट है, हो सकता है एग्जाम में इससे पूछ दिया जाए। ये किस सत्र की बात हो रही है? तो 2025-26 वित्तीय सत्र की बात हो रही है और ये 2024-25 का है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के तहत कितने ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाएं शुरू की गई है? अगर हम डिजिटल सेवाएं की बात करते हैं तो जैसे हम सीएससी सेंटर में जाते हैं, वहां जो भी हमें सुविधाएं मिलती है जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, तो जो चीजें हम वहां पे देखते हैं ना, तो वही से अब चीजों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में लागू कर दिया जाए। मतलब वहां के लोग ब्लॉक स्तर पे ना जाए, जिला स्तर पे ना जाए, उसके ही ग्राम स्तर तक उस सारे के सारे सुविधा उसे मिल जाए। तो इसीलिए अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र का स्थापना किया गया है राज्य सरकार के द्वारा और 1460 कुल अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र निर्माण किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र कब प्रारंभ हुआ है? तो 24 अप्रैल 2025। कुल ग्राम पंचायत है तो 1460 ग्राम पंचायतों में इसे लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना। 24 अप्रैल क्यों? तो ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 24 अप्रैल ये पंचायती राज दिवस के तौर पे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस जिले में प्रदेश के पहले स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? किस जिले में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कुल 4 औद्योगिक केंद्र की स्थापना किया जाएगा, जिसमें से एक है स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर राजनांदगांव में। राजनांदगांव में एक और क्लस्टर की स्थापना की बात की गई है, तो इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। ठीक है,
तो राजनांदगांव में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और इलेक्ट्रॉनिक बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, तो ये दो औद्योगिक पार्क की स्थापना की घोषणा किया गया है। चलिए, तो राजनांदगांव में कहा, तो ग्राम भी याद कर लीजिएगा, विजेतला में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के पहले स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। ये प्रदेश के पहले स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने किस जिला में छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला रखी है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ आज वर्तमान में सेमीकंडक्टर हो, ट्रांसफार्मर हो, फार्मा हो या एआई डाटा की बात करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो इसी के तहत हम छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर निर्माण को देखेंगे और ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में यानी कि रायपुर जिला में इसका स्थापना किया जा रहा है। ठीक, इसका भूमि पूजन 11 अप्रैल 2025 को हुआ है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया। इसमें जो परियोजना लागत है 1143 करोड़ रुपया है। कंपनी का नाम याद रखिएगा, कंपनी का नाम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस कंपनी के द्वारा यहाँ पे स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, तो कंपनी का जो नाम है यहाँ पे पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसके तहत देखिए 1.5 लाख वर्ग फीट में बनने वाला यह प्लांट 2030 तक 10 अरब चिप्स तैयार करेगी, जो टेलीकॉम, 6G, 7G, लैपटॉप और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? तो नवा रायपुर में किया जा रहा है। ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को भी ध्यान में रखिएगा आप। यदि आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो वनडे एग्जाम में तो नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां स्थापना किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप यदि मेंस के एग्जाम देंगे तो आप मेंस में ये सब चीजों को लिखेंगे कि कब इसका भूमि पूजन हुआ, कहां इसकी स्थापना किया जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी कौन सा है और सरकार का इसमें क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है। तो ये सब चीज आप लिखेंगे फैक्ट को, तो आपका मेंस में और अच्छा नंबर आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण मूल्य प्रति मानक बोरा कितना निर्धारित है? ठीक है, तो वर्तमान में तेंदुपत्ता संग्रहण किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और प्रति मानक बोरा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 5500 रुपए दिया जा रहा है। इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो ये 4000 रुपए प्रति मानक बोरा। ठीक है, याद रखेंगे। और यदि हम बात करते हैं एक मानक बोरा का, तो एक मानक बोरा में 50,000 तेंदुपत्ता हम देखते हैं। देखिए, राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर वर्ष 2024 से 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तेंदुपत्ता जिसे हरा सोना भी कहा जाता है। और तेंदुपत्ता संग्रहण में छत्तीसगढ़ राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में भारत का पहला एआई बेस्ड डाटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा? भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क, तो भारत का पहला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनमें से किस राज्य में स्थापना किया जा रहा है? तो आप समझ ही गए होंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कहां? तो नवा रायपुर में। देखिए, नवा रायपुर डेवलप किया गया और वहां पे विधानसभा भी आप देख रहे हैं और जितने भी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे अभी स्थापित किया जा रहा है। जैसे हम लोग बात करते हैं डेटा सेंटर की बात करते हैं, फिर सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हम नवा रायपुर में देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, भारत का पहला एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क नवा रायपुर में स्थापित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ की नियोजित राजधानी है। परियोजना में 1 करोड़ रुपए का निवेश के साथ विकसित की जा रही है और 13.5 एकड़ में फैली हुई है। याद रखेंगे, कई बार क्षेत्र भी पूछ दिया जाता है कि कितने एकड़ क्षेत्र में स्थापना किया जा रहा है। ठीक, एक बार क्वेश्चन आया था कि नवा रायपुर को कितने एकड़ क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है, क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा था। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि 13.5 एकड़ में डेटा सेंटर पार्क की स्थापना किया जा रहा है। अब इसी डेटा सेंटर पार्क के अंतर्गत एक और है विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो इसका क्षेत्रफल होगा 2.7 हेक्टेयर। तो 2.7 हेक्टेयर यदि हम बात करते हैं, ये हमारा डेटा सेंटर पार्क है। अब इसी डाटा सेंटर पार्क के अंतर्गत हम देख रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाओं के लिए समर्पित होगा।
निर्माणकर्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो निर्माणकर्ता है रैक बैंक डाटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। चलिए, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट भी होता है ना, तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, या आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि है, या मान लीजिए पढ़ाने का तरीका में कुछ यदि सुधार है या ठीक लग रहा है, तो आप अपना राय जरूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर बनाने का, और आने वाले समय में यदि मैं क्लास लेता हूं तो और भी बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूं। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन को ना ही डील करते हुए क्वेश्चन से संबंधित जो भी फैक्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं वो मैं प्रस्तुत कर भी रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के लिए किसकी नियुक्ति की गई है? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक। और इसके यदि हम कार्य की बात करते हैं तो चुनाव कराना, ठीक है। मुख्य कार्य इसका चुनाव कराना है, और चुनाव कौन सा? तो लोकसभा, राज्यसभा, और इधर हम बात करते हैं तो विधानसभा, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम लोकसभा विधानसभा को देखते हैं। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार जी हैं। इससे पहले रीना बाबा साहब कंगाली जी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कार्य लोकसभा विधानसभा चुनाव संपन्न कराना है, जो केंद्र स्तर पे होता है। वही राज्य स्तर पे बात करते हैं तो हमारा पंचायती राज से संबंधित जो चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित जो चुनाव है, चाहे वो ग्राम सभा का हो, जनपद पंचायत का हो, या यदि हम बात करते हैं नगरीय निकाय चुनाव की, तो उन चुनाव को कराने का जिम्मेदारी जो होता है राज्य निर्वाचन अध्यक्ष का, ठीक है। और ये राज्य निर्वाचन के अध्यक्ष की हम बात करते हैं, या चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, राज्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त भी बोल दिया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त बोल दिया जाता है, ठीक है। मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त भी बोल दिया जाता है। ये हैं अजय सिंह, ठीक है। तो इस प्रश्न में देखिए हम दो फैक्ट को जान लिए कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ठीक है। तो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के अनुमोदन के बाद छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है, ठीक है। याद रखेंगे, यशवंत कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित किया गया? तो किस स्थान पे मॉक ड्रिल आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भिलाई। क्यों किया गया? तो आपको पता होगा कि भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो उस ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो आतंकवादी स्थल है, कुल 9 टारगेटेड स्थल था जहां पे भारत के द्वारा वहां पे हमला किया गया था, मतलब वहां के जो आतंकवादी है उसको समाप्त करने के लिए। तो इसी के तहत पाकिस्तान भी भारत पर कहीं डिफेंड ना कर दे, भारत पर कहीं आक्रमण ना कर दे, तो उसके तहत भारत पाक युद्ध की संभावना बहुत सी ज्यादा हमको देखने को मिल रहा था। तो इसी के अंतर्गत नागरिकों के सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कराया गया था, और छत्तीसगढ़ में भिलाई में किया गया है, ठीक। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले कब हुआ था? तो 22 अप्रैल को हुआ था। पहलगाम की यदि घाटी की हम बात करते हैं तो बायसरण घाटी है। क्या पता एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किस घाटी में हुआ था? पहलगाम जो क्षेत्र है वहां के बायसरण घाटी में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अप्रैल को हुआ था। और इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उन आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए, और उसी के तहत नागरिकों के सुरक्षा के लिए यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? तो देश के समग्र नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और संवेदनशील परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षित प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। इसमें बताया यह जा रहा था कि किस तरह से आप अपना बचाव करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य का पहला डिजिटल पंचायत जिला का दर्जा किसने हासिल किया है? तो यदि हम राज्य का पहला डिजिटल पंचायत की बात करते हैं या जिला की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायगढ़। डिजिटल
पंचायत जिला। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी शासकीय कार्य से संबंधित जो भी लेन देन होगा वो सारा का सारा डिजिटली होगा। इसमें कैश का बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है। यूपीआई के माध्यम से हो या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, किसी भी प्रकार के माध्यम से हो, तो डिजिटली लेन देन होना चाहिए। चाहे आप कर पे कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, सारा का सारा डिजिटली होना चाहिए। तो पहला जिला है रायगढ़। ठीक है, चलिए यूपीआई के जरिए या कुल मिला के होना चाहिए ये ऑनलाइन पेमेंट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कलाकारों की वित्तीय सहायता राशि में कितने रुपए की है। ठीक है, वृद्धि हुआ है हाल ही में। कलाकारों को उनकी जो पहले मासिक जो मानदेय प्राप्त होता था उसे बढ़ा दिया गया है और इसे बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे पहले 2,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किया जाता था। तो ये अच्छी बात है, राज्य के कलाकारों को सम्मान देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बात करते हैं कलाकार का, तो आप याद रखिए कि राज्य से कितने पद्म पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, पद्म पुरस्कार का मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और हाल ही में 26 जनवरी को, ठीक है, 2026 को छत्तीसगढ़ से 2 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आप उन 2 लोगों का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम इस बार 22 फरवरी को हो रहा है और हो सकता है कि यहां से भी क्वेश्चन बन जाए। चलिए, मंत्रिपरिषद ने साहित्य और कला के क्षेत्र में राज्य के अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों के लिए एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। अब जो उसकी मासिक वित्तीय सहायता है इसे 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस जिले में चलाया गया। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो संयुक्त रूप से किया गया था फोर्स के द्वारा। अब ये जो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है ये सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला ऑपरेशन था। ऑपरेशन के यदि हम स्थान की बात करते हैं तो बीजापुर में है। कुल 21 दिनों तक हम देखते हैं इस ऑपरेशन को और करीब करीब 31 नक्सलियों को यहां पे मारा गया था। ठीक है, तो ये बीजापुर और दूसरे राज्य की बात करते हैं तो तेलंगाना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा में ये कर्रीगुट्टालू नामक एक पहाड़ी है। उसी पहाड़ी में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम दिया गया था। जिला की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से बीजापुर जिला पड़ता है और तेलंगाना राज्य है। ठीक, इतना आप याद रखिएगा। कौन सा पहाड़ी है, तो पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्रीगुट्टालू या कर्रीगुट्टा, इस तरह का नाम हम देखते हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित कर्रीगुट्टा की पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला गया। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय बलों के द्वारा संयुक्त रूप से 21 अप्रैल से 11 मई तक चला गया। 21 दिन तक चला है। इसमें कुल 31 वर्दीधारी माओवादी को मारा गया है। ठीक है, मारे गए हैं। ठीक, चलिए याद रखेंगे छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रीगुट्टालू पहाड़ी है और अब तक का ये सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ का पहला, या बात करते हैं देश का पहला, ये दंतेवाड़ा जिला में स्थापित किया जा रहा है। तो यहां जो भी जनजाति लोग हैं तो उसके कौशल विकास, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, आजीविका का साधन बनाने के लिए इस तरह का ट्राइबल रिसर्च पार्क की स्थापना की जा रही है। अब इंपॉर्टेंट ये है कहां, तो स्थान मैंने आपको बताया। तो किसके द्वारा, तो IIT भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा यह पहल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं को स्टार्टअप्स, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी समस्याओं का समाधान करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहे बहुउद्देशीय बोधघाट परियोजना का विद्युत उत्पादन क्षमता प्रस्तावित है। ठीक है, पिछले सरकार में देखे तो बढ़ा दिया गया था, करीब करीब हम 300 मेगावाट तक देख रहे थे, लेकिन अब ये
125 मेगावाट। ठीक है, तो भूलिएगा मत, कई बार इस पे कंफ्यूजन भी होता है क्योंकि अलग अलग डेटा हम देखे हैं। तो अभी नवीन जो डेटा मिला है गवर्नमेंट के द्वारा, ये 125 मेगावाट है। ठीक है, अब देखिए बोध घाट परियोजना की हम बात करते हैं, तो ये बोध घाट परियोजना किस नदी पे बनाया जाएगा? तो इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये दो चीज आप याद कीजिए। बोध घाट परियोजना किस नदी पे प्रस्तावित है? इंद्रावती नदी पे। अब हाल ही में इससे संबंधित एक और फैक्ट है, इसे आप याद रखिएगा कि इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, जहां हम ये देख रहे हैं कि इंद्रावती नदी को महानदी से जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा? तो फिर से वही है, पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए। ठीक, तो याद रखेंगे इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना है। बहुउद्देशीय बोध घाट परियोजना गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी नहीं तो बड़ी सहायक नदी है, इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन, 4824 वार्षिक टन मत्स्य उत्पादन जैसे अतिरिक्त रोजगार, खरीफ एवं रबी मिलाकर 3,78,475 हेक्टेयर में सिंचाई विस्तार एवं 49 मिली घन मीटर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक है, तो ये कुल फायदे हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें विद्युत उत्पादन कितना होना है। ठीक है, जब भी इस तरह का कोई परियोजना लाया जाता है तो सीधा सीधी दो ही चीज हम खासतौर पे देखते हैं, पानी की समस्या को दूर करना। अब वो पानी की समस्या चाहे सिंचाई से संबंधित हो या पेयजल से संबंधित हो, दोनों ही स्तर पे पानी की समस्या को दूर करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोंडागांव द्वारा इथेनॉल निर्माण के लिए प्रति एकड़ कितना मक्का खरीदी की जा रही है? तो अब आप एक चीज और समझिएगा कि मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण जो प्लांट है, यहां पे मां दंतेश्वरी प्लांट है, यहां पे मुख्य रूप से मक्का से इथेनॉल निर्माण हो रहा है। ठीक है, इथेनॉल निर्माण हो रहा है और इसके लिए इथेनॉल निर्माण के लिए ये मक्का से प्रस्तावित है। तो इसके लिए मक्का की आवश्यकता पड़ेगा। इथेनॉल गन्ना से भी बनता है और गन्ना के अलावा अब बात करें तो चावल से भी बनता है। ठीक है, तो यहां पे मक्का से बनाया जा रहा है और प्रति एकड़ मक्का 10 क्विंटल खरीदने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वही चावल की हम बात करते हैं तो राज्य में प्रति एकड़ कितना क्विंटल चावल की खरीदी की जा रही है, इसका आप मुझे कमेंट में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, जो छोटा छोटा कमेंट में उत्तर मांगता हूं ना, आप उसे जरूर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल रहता है, आप आसानी से उसे दे सकते हैं। और आप नहीं दे पा रहे हैं तो समझिए कि थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हम चावल की बात करते हैं या सॉरी धान की बात करते हैं तो प्रति एकड़ कितना क्विंटल धान का प्रावधान किया जा रहा है? ठीक है, हाल में धान खरीदी भी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है 10 क्विंटल। मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित किसके द्वारा खरीदी की जा रही है? तो ये आप याद रखेंगे, कोंडागांव द्वारा इथेनॉल निर्माण के लिए मक्का खरीदी प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बस इतना रखिएगा, किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है और किस। ठीक है, फसल को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाने में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदन कार्ड की यदि हम बात करते हैं तो आप इसे याद रखिएगा, यह 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक, तो इसके लिए लाया गया है। ठीक, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, तो इसके तहत सभी को हेल्थ सुविधा दिया जा रहा है। यह सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए है, लेकिन इसके अंतर्गत एक और उपयोजना बना है जिसे प्रधानमंत्री आयुष्मान वय वंदन योजना बोला गया है। इसके तहत वय वंदन कार्ड बनाया जा रहा है, जहां पे 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कार्ड प्रदान किया जा रहा है। तो इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान 5वां है। ठीक है, तो राज्य के
3,60,000 से अधिक 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय वंदन कार्ड बन चुके हैं और इसकी वजह से छत्तीसगढ़ कार्ड बनाने के मामले में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला एआई केंद्रित स्पेशल इकोनॉमिक जोन ठीक किस राज्य में बनने जा रहा है? इससे पहले जो प्रश्न था उसमें हमने चर्चा किया था कि डाटा सेंटर पार्क बनाया जा रहा है। अब उस डाटा सेंटर पार्क की हम बात करते हैं तो उसी के अंतर्गत ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें देखने को मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ में है और यदि इसकी क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो ये लगभग 2.7 हेक्टेयर में बनेगा। ठीक है, यह एक ऐसा विशेष क्षेत्र होगा जिसे केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर डेटा से जुड़ी तकनीकों के विकास और संचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। कहां बनाया जा रहा? तो राजधानी में, नवा रायपुर में। ठीक है, रायपुर और जब नवा रायपुर की बात करते हैं तो दोनों अलग अलग चीज हो जाता है। रायपुर अलग स्थान है, नवा रायपुर एक अलग स्थान है, हालांकि वो रायपुर जिला के अंतर्गत ही है। चलिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए किस प्राधिकरण की स्थापना हेतु विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है? तो यह भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इससे संबंधित एक विस्तृत वीडियो मैं बनाया हूं, आप यूट्यूब चैनल में जरूर जाकर देखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा स्टेट कैपिटल रीजन। स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण के पीछे सरकार का जो लक्ष्य है कि इस क्षेत्र को एक इकोनॉमिक जोन की तरह डेवलप करना, ग्रोथ इंजन के तौर पर डेवलप करना, और इससे जो भी आय होगा उसे छत्तीसगढ़ के विकास में उस आय को छत्तीसगढ़ के विकास में लगाया जाएगा। ठीक है, ग्रोथ इंजन ये शब्द कई बार हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो स्टेट कैपिटल रीजन की हम बात करते हैं तो किन क्षेत्रों को मिलाकर किया जा रहा है? तो राजधानी में आप बात करते हैं एनसीआर की। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन ये दिल्ली क्षेत्र है। दिल्ली क्षेत्र के साथ साथ आसपास के राज्यों के कुछ क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो। ठीक है, तो इसी तरह एनसीआर की जब बात करते हैं तो काफी बड़े क्षेत्रों में है, 2-3 राज्यों को जोड़कर बनाया गया है। लेकिन स्टेट कैपिटल रीजन की बात करते हैं तो कुछ शहरों को मिलाकर बनाया गया है, जैसे कि नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई। ठीक है, अब यह भी प्रस्ताव है कि आने वाले समय में इसमें राजनांदगांव को भी जोड़ा जाएगा। ठीक, याद रखेंगे। अभी मुख्य रूप से ये 4 शहर हमें देखने को मिलता है, तो इसका दायरा जब बढ़ाया जाएगा तो राजनांदगांव को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, स्टेट कैपिटल रीजन, इसके लिए विधेयक लाया गया था, विधेयक पारित भी हो गया है। अब इससे संबंधित प्रक्रिया काफी ज्यादा तेज भी हो गई है और आने वाले समय में बहुत जल्द हम इसके अमल में लाते हुए देखेंगे। केंद्र सरकार ने किसे छत्तीसगढ़ के लिए जनगणना संचालक नियुक्त किया है? जनगणना संचालक, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिकेय गोयल। राहुल देव की बात करते हैं तो पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था पुरस्कार में, तो राहुल देव को वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इन्हें जो है हस्तशिल्प के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर कार्तिकेय गोयल को छत्तीसगढ़ के लिए जनगणना संचालक नियुक्त किया है। चलिए सुमेलित कीजिए। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि करंट अफेयर में इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम देखते हैं या शायद देखते भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, सुमेलित कीजिए। मंत्री और उसके विभाग है। आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 13 मंत्रियों को आज तक हम देखते थे, लेकिन अब भाजपा सरकार में हम कुल 14 मंत्रियों को देखते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में 3 नवीन मंत्रियों को शामिल किया गया है। इस 3 नवीन मंत्री में गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री से भी या मंत्री परिषद की बात करते हैं या उसके विभाग की बात करते हैं तो वहां से एक क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, पूछा भी जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैं लाया हूं। अब आपको सुमेलित करना है कि गजेंद्र यादव को कौन सा विभाग मिला है या कौन सा मंत्रालय मिला है, खुशवंत साहब को कौन सा
अब इसके साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि इन तीन यदि हम बात करते हैं मंत्रियों की, तो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? तो आपको विधानसभा क्षेत्र भी याद करना है, कौन सा विभाग इन्हें प्रदान किया गया है यह भी याद करना है। ठीक है, गजेंद्र यादव की यदि हम बात करते हैं तो इसे दुर्ग शहरी क्षेत्र को मिला है। दुर्ग शहरी जो विधानसभा क्षेत्र है यह मिला है, मतलब वहां के विधायक है। गुरु सुखवंत साहब की हम बात करते हैं तो आरंग के विधायक है। राजेश अग्रवाल की बात करते हैं तो ये अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। लखनलाल देवांगन की बात करते हैं तो ये कोरबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। अब हम बात करते हैं इसके विभाग का, तो गजेंद्र यादव की हम बात करते हैं तो गजेंद्र यादव को स्कूली शिक्षा मिला है, वही गुरु खुशवंत साहब को तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार। राजेश अग्रवाल की जब हम बात करते हैं तो राजेश अग्रवाल को पर्यटन एवं संस्कृति, और लखनलाल देवांगन ये श्रम मंत्री भी है, वाणिज्य एवं उद्योग। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 4 2 1। ठीक है, और देख लेते हैं इनके विभागों के बारे में। देखिए, गजेंद्र यादव को स्कूली शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि और विधायी कार्य। गुरु सुखवंत साहब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास। राजेश अग्रवाल को पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व। श्री लखनलाल देवांगन को वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम, वाणिज्यिक कर, आबकारी और श्रम। तो इस तरह का विभाग है, आप विभाग को जरूर याद कीजिएगा। जितने भी 14 मंत्री है और उनके विभाग है आप उसे जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आता है, आया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नैक A+ ग्रेड प्रदान किया गया है? ठीक है, नैक A+। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को प्रदान किया गया है और यह छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय विश्वविद्यालय है जिसे नैक A+ प्रदान किया गया है। ठीक है, ये कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, इसका ग्रेडिंग होता है वहां की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के आधार पे। तो इस तरह से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय नैक A+ से जिसे नैक A+ प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, दीदी के गोद रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ किस तिथि को हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए। दीदी के गोद रेडियो कार्यक्रम है, मतलब यदि हम रेडियो कार्यक्रम की बात करते हैं तो यह प्रति माह दूसरे गुरुवार को, ठीक है, हर माह के दूसरे गुरुवार को दीदी के गोद रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन के पीछे यह है कि जो प्रमुख महिला है जो आर्थिक रूप से सशक्त हो गई है या ऐसी लखपति दीदी है, तो उनके जीवन की जो जर्नी है ना, उस जर्नी को यहाँ पे रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है। साथ ही साथ शासकीय जो योजना है उस योजनाओं को भी ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया है। शुभारंभ कब हुआ? तो 31 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक, और अभी हाल ही में 8 जनवरी को इसका 6वां संस्करण संपन्न हुआ है। ठीक, तो ये छोटा सा फैक्ट है, याद रखिएगा। 6वां संस्करण हुआ है 8 जनवरी 2026 में। प्रारंभ कब हुआ था? तो 31 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। ठीक, क्यों इसे लाया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, ये मैंने आपको बताया। कब हम देख रहे हैं? तो अभी लगातार हम दूसरे गुरुवार को देख रहे हैं हर माह के। ठीक है, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों एवं सफलता की कहानियों को साझा करने के उद्देश्य से दीदी के गोद नामक रेडियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। पहला संस्करण या पहला प्रसारण 31 अगस्त 2025 को किया गया। कब किया गया? तो 12:15 पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024-25 में छत्तीसगढ़ के किस संस्थान को शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है?
चलिए उत्तर बताइए, 5 सेकंड रुक रहा हूं मैं, आप सभी का कमेंट आना चाहिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024-25 में छत्तीसगढ़ के किस संस्थान को शामिल किया गया है। चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो किस श्रेणी में इसे दिया गया है, रखा गया है, तो कृषि विश्वविद्यालय की श्रेणी में। ठीक है, यदि हम बात करते हैं विश्वविद्यालय का, तो हर विश्वविद्यालय का अपना एक श्रेणी होता है, कोई तकनीकी फील्ड में होता है, तो कोई कृषि फील्ड में है, तो कोई वकालत के फील्ड में है, विधि के फील्ड में है, तो इस तरह से अलग अलग फील्ड है, अलग अलग क्राइटेरिया में विश्वविद्यालय को बांटा गया है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय की श्रेणी में रखा गया है और टॉप 40 संस्थानों में इन्होंने अपना जगह बनाया है, और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो इसमें शामिल है इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक, किसे नियुक्त किया गया है, तो रीता सांडिल्य को नियुक्त किया गया है। इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो टामन सिंह सोनवानी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। ठीक, तो अभी पेपर लीक मामले में, पीएससी के पेपर लीक मामले में ये जेल में भी है। वर्तमान अध्यक्ष रीता सांडिल्य है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं फिर से पूछ रहा हूं कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है। हाल ही में इनका निधन हुआ है 2025 में। चलिए, तो सुश्री रीता सांडिल्य याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मार्च 2027 तक कितने घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये राज्य सरकार केंद्र सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को लाने के पीछे का कारण बस इतना है कि कार्बन की जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसको कम करना। ठीक, और ये एक प्रकार का स्वच्छ ईंधन भी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मार्च 2027 तक लगभग 1,30,000 घरों में सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है, साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा भी सब्सिडी दी जा रही है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। कई चीज ना क्वेश्चन में मैं नहीं रखा हूं, उसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारा है। हम 7 तो कुल मैराथन सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो 7 यदि हम क्लास की बात करते हैं तो उस 7 क्लास में लगभग 85 क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से 600 प्लस क्वेश्चन हम यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, 600, 550, 600 क्वेश्चन हम यहां पे देख रहे हैं। ठीक, तो अब यहां पे ये देखिए कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा सौर पैनल लगाने पे सब्सिडी प्रदान की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट। ठीक है, यदि 1 किलोवाट तक का कोई सौर पैनल लगाता है तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कितना सब्सिडी दी जा रही है, 15,000 रुपए का सब्सिडी दी जा रही है। वही केंद्र सरकार के द्वारा 30,000 रुपए का सब्सिडी दी जा रही है। 2 किलोवाट तक यदि सौर पैनल लगाता है कोई तो 30,000 रुपए का सब्सिडी, यहां 60,000 रुपए का सब्सिडी है। और 3 किलोवाट का भी यदि आप लगाते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 30,000 रुपए का सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा 78,000 रुपए का सब्सिडी दी जा रही है। तो इस तरह से सब्सिडी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यदि आपके पास खुद का घर है तो आप जरूर इस योजना का लाभ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। आप देखेंगे कि 10 साल में आपका जो बिजली बिल आना था ना, वो बिजली बिल बहुत कम हो जाएगा। ठीक, और फायदा एक भी होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की हम कमी को देखेंगे, क्योंकि जो आज हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो ऊर्जा का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, वो सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा से होता है। तापीय ऊर्जा के लिए क्या होता है, मुख्य रूप से कोयला को जलाया जाता है। अब कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। तो इस तरह से इस योजना को लाने के पीछे का मुख्य कारण यही है कि स्वच्छ ईंधन हमें प्राप्त हो। ठीक, ठीक है। तो मार्च 2027 तक प्रदेश के 1,30,000 घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रायपुर के महादेव घाट के पास पुरातत्व विभाग को किस काल के तांबे के सिक्के मिले हैं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण काल। तो कुषाण काल के सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों के साथ साथ मिट्टी के वस्तु भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिट्टी की वस्तु है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कितने महतारी सदनों का वर्चुअल शुभारंभ किया है? कितने सदनों का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 51। कहां से किया गया है? तो धमतरी से किया गया है वर्चुअल रूप से। ठीक है, वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ किया गया है और यह महतारी सदन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुल कितने महतारी सदन? तो 51 महतारी सदन है। वैसे सरकार के द्वारा 51 महतारी सदन नहीं, सरकार के द्वारा 138 महतारी सदन निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, हालांकि इससे ज्यादा भी संख्या बढ़ेगी बाद में, तो इसे हम 2 चरणों में देख रहे हैं। पहला चरण में 202 महतारी सदन निर्माण की घोषणा किया गया था पहला चरण में। ठीक है, वही दूसरा चरण की हम बात करते हैं तो 166। ठीक, तो इस तरह से कुल 368 महतारी सदन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पहले संस्करण में या पहले, ठीक है, फेज में इसे कितना स्वीकृति प्रदान किया गया था। प्रति महतारी सदन का जो क्षेत्रफल होगा 2500 वर्ग फुट होगा। शुभारंभ जो किया गया है वर्चुअल रूप से वो 23 सितंबर को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2025-26 किस अवधि के बीच होगी? चलिए इसका मैं फिर से आपको 5-10 सेकंड का टाइम देता हूं, प्लीज कोशिश कीजिए इसका उत्तर देने का, क्योंकि मुझे पता है कि आप यदि याद किए होंगे, यदि आप मैगजीन के थ्रू यदि याद किए हैं चीजों को और अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है, अपडेट नहीं हुए कि मतलब वर्तमान में करंट में क्या चल रहा है इस चीज को लेकर, यदि आप अपडेटेड नहीं हैं तो आप बिल्कुल इसका उत्तर को आप गलत दे देंगे। हालांकि जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से तो आप सही देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। पहले तो इसका उत्तर देखिए, 15 नवंबर से 31 जनवरी। पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था कि 15 नवंबर से 31 जनवरी तक छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जा रही है। लेकिन यदि हम पिछले धान खरीदी की बात करते हैं ना, तो लगभग 149 लाख मीट्रिक टन का खरीदी किया गया था सरकार के द्वारा। लेकिन इस बार 149 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाया गया था, तो इस वजह से 5 और 6 फरवरी ये 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। ठीक, 15 नवंबर से 31 जनवरी तो है ही है, साथ ही साथ 5 और 6 जनवरी ये 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। अभी तक जो 31 जनवरी तक की हम बात करते हैं तो लगभग 140 लाख मीट्रिक टन तक धान खरीदी की गई थी। इस आंकड़ा तक पहुंचने के लिए या इस आंकड़ा को पार करने के लिए या हो सकता है ऐसे कई, देखिए 149 लाख मीट्रिक टन पिछले बार यदि खरीदी हुई तो इस बार भी उतना होना ही चाहिए, ठीक, या उससे अधिक होना चाहिए, कम तो नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए सरकार के द्वारा 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, 5 और 6 फरवरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग किस आर्थिक गलियारे का हिस्सा है? किस आर्थिक गलियारे? यह भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत इस तरह का जो आर्थिक गलियारा है, ये रायपुर विशाखापट्टनम पे इससे बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग सुरंग है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे। अब जब बात हो रहा है नेशनल हाईवे की, तो इसका आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो नेशनल हाईवे से एक नाम दिया गया है, ठीक है, नेशनल हाईवे 49, 130। तो इस तरह से ये कौन सा नेशनल हाईवे में पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये नेशनल हाईवे 130 CD, ठीक है, ये भी शायद पूछा जा सकता है। तो आर्थिक गलियारा मैंने आपको बताया रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे में बनाया जा रहा है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की पहली राजमार्ग सुरंग है। अब आपको इसका उत्तर देना है कि कहां पे बनाया जा रहा है। ये जो सुरंग है किस स्थान पर देखने को मिलेगा, ये तो हमें पता चल गया, रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा है। तो रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के किस स्थान पर सुरंग का निर्माण किया गया है?
चलिए जल्दी से बताइए। चलिए देखिए, इसकी कुल लंबाई 2.79 किलोमीटर है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक यह टनल रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे NH 130 CD का हिस्सा है। भारतमाला परियोजना के पहले चरण का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति फॉर स्टेप्स यूज केस चैलेंज अवार्ड में स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में प्रथम स्थान किस जिले को मिला है? नीति आयोग के द्वारा दिया गया है रैंकिंग, इसमें कोंडागांव जिला स्वास्थ्य एवं पोषण श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? ठीक, इंपॉर्टेंट है, मुख्य सचिव से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में यदि डीजीपी की बात करते हैं, मुख्य सचिव की बात करते हैं, या यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखे होंगे कि आप पिछला प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। रिपीटेड क्वेश्चन दिखेगा, रिपीटेड, जरूरी नहीं कि मुख्य सचिव के एक ही मुख्य सचिव के बारे में पूछा जाए, तो मुख्य सचिव जितने भी हैं सारे मुख्य सचिव के बारे में पूछा जाएगा। तो ये 13वें क्रम के मुख्य सचिव है, इनका नाम है विकासशील। इससे पहले अमिताभ जैन थे, ये 12वें क्रम के थे। इसे हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त बना गया है, मुख्य सूचना आयुक्त ना, ध्यान रखेंगे, मुख्य सूचना आयुक्त है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन। विकासशील 13वें मुख्य सचिव हैं। विकासशील के बारे में एक बात और आपको जानना चाहिए कि जो एशियाई विकास बैंक है, ठीक है, तो इस एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, देश का पहला डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? पहला डिजिटल संग्रहालय कहां पे है? तो ये नवा रायपुर में है। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा संग्रहालय में? तो जो यदि हम बात करते हैं जितने भी आदिवासी विद्रोह हुआ है अंग्रेजी शासनकाल के दौरान, तो सारे के सारे आदिवासी विद्रोह को हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, आदिवासी विद्रोह, ठीक है ना, किसके द्वारा लोकार्पण किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में राज्योत्सव मनाया गया, तो इस राज्योत्सव के दौरान 1 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 1 नवंबर 2025 को लोकार्पण किया गया है। कहां है? तो नवा रायपुर में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसका कुल लागत याद रख लीजिएगा 50 करोड़ रुपया है। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख आदिवासी विद्रोह, जैसे कि हल्बा विद्रोह है, सरगुजा विद्रोह है, भोपालपट्टनम, परलकोट, तारापुर, मुड़िया, मीडिया, ठीक है, भूमकाल विद्रोह, तो ये सारा का सारा विद्रोह हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, डिजिटली रूप में कुल 14 गलियारा बना गया है। ठीक, आप उसे भी ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक आप योजना को याद रखेंगे, आशा योजना। ठीक, तो इस योजना के तहत यह कहा गया है कि जो दलहन का क्षेत्र है या दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को लाया गया, आशा योजना। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। ठीक है, अन्नदाता आय सहायता अभियान है एक प्रकार का। तो इसके तहत तुअर का जो खरीदी है 8,000 रुपए में किया जाएगा, प्रति क्विंटल में किया जाएगा। ठीक, राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है और केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है कि जितने भी दलहन उत्पादन है, मुख्य रूप से जो 3-4 दलहन है, उसे 100% खरीदी की जाएगी। ठीक है, आपके पास जितना भी दलहन उत्पादन हो रहा है, चाहे 1 क्विंटल हो, 2 क्विंटल हो, कितना भी हो, तो सरकार के द्वारा पूर्णतः उसे खरीद लिया जाएगा। चावल में ऐसा नहीं होता है। चावल में कितना होता है? तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ के दर पे, मतलब 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी की जाती है। यदि आपके खेत में 1 एकड़ में मान लीजिए 25 हो गया,
तो सरकार कितना खरीदेगी? 21 क्विंटल ही खरीदेगी, उससे ज्यादा नहीं खरीदेगी। लेकिन यदि दलहन उत्पादन होता है तो सरकार पूर्णतः खरीद लेगी, 100% आपका दलहन उत्पादन को खरीदेगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की यदि हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार की यदि हम बात करते हैं, तो केंद्र सरकार जो है ये दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता या दलहन उत्पादन को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपको याद जो करना है वो ये है कि फसल का नाम क्या है, खरीदी की मंजूर मात्रा, मतलब कितना मात्रा खरीदी जाएगा, ये छत्तीसगढ़ का बात हो रहा है ना, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का बात हो रहा है। और इसका एमएसपी क्या है 2025-26 के लिए। तो तुअर यानी कि अरहर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 21,330 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है, मतलब इतना तुअर खरीदा जाएगा 30 रुपए में, तो 8,000 रुपए प्रति क्विंटल में। उसी प्रकार उड़द, अब इसे उतना मत ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक, हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन आप इसे ज्यादा प्राथमिकता दीजिए। पहले तो तुअर 8,000 रुपए में, उड़द 7,800 रुपए में, मूंग 8,768 रुपए में, सोयाबीन 5,328 रुपए में, और प्रति क्विंटल है, ध्यान रखेंगे, मूंगफली 7,263 प्रति क्विंटल। तो ये रेट है, याद रखेंगे, ये 5 प्रमुख है, दलहन फसल तिलहन फसल दोनों शामिल है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रायपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? हाल ही में इसकी नियुक्ति हुई है। तो रायपुर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दिया गया है। कब से लागू हुआ है? तो 23 जनवरी से, ठीक 23 जनवरी से इससे लागू कर दिया गया है। जनवरी 2026। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसे पराक्रम दिवस के तौर पे भी जाना जाता है। तो इसी दिन छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली का लागू किया गया है। ठीक है, तो इसके प्रथम पुलिस कमिश्नर है संजीव शुक्ला। ठीक, अमिताभ जैन के बारे में आपको बताया, पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं और वर्तमान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। संजीव शुक्ला जी हैं। ठीक है, लागू कब हुआ? तो 23 जनवरी को लागू हुआ है। घोषणाकर्ता, मतलब इसका जो कमिश्नरेट प्रणाली है या पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, इसका घोषणा 15 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना में किन 2 राज्य शामिल किया गया है? तो जैसे हम छत्तीसगढ़ के बारे में हम देखे थे, ठीक, जहां पे सीकासार कोडार परियोजना को लाया गया था, इसी प्रकार हम केंद्र के स्तर पे बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, तो केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। इसमें केन और बेतवा, तो यदि आपको पता है ये नदी किस राज्य में स्थित है, तो यहां से आप बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े हैं तो उत्तर तो आप दे ही सकते हैं, चाहे क्वेश्चन को आप पढ़े हो या ना पढ़े हो। तो केन बेतवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 2 राज्यों के बीच की ये परियोजना है, जहां मध्य प्रदेश की जो केन नदी है, वहां पे जो पर्याप्त मात्रा में पानी देखते हैं, तो उस पानी का उपयोग उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। यदि हम बात करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र, इस बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये दोनों के कुछ हिस्सा शामिल है। तो केन नदी का जो पानी है, इस केन नदी के पानी को इस बुंदेलखंड क्षेत्र में ले जाएगा, ताकि वहां के जो पेयजल समस्या जो होगा, पानी का जो समस्या होगा, उसे दूर किया जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किसे इसरो का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 11वां अध्यक्ष यानी कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण है। इसके पहले हम बात करते हैं तो एस सोमनाथ थे 10वें क्रम के, और उससे पहले के शिवन। यदि हम बात करते हैं विक्रम साराभाई के,
तो ये भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी हैं, ठीक। तो ये 2 फैक्ट मैं आपको बताया विक्रम साराभाई के बारे में। प्रथम अध्यक्ष हैं इसरो के और साथ ही साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। और इसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा आयोग की जब बात करते हैं तो उसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं वो। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान में किस क्रम का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान में किस क्रम का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। तो किस क्रम का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है यदि हम इसकी बात करते हैं तो 6वां क्रम के है। वही हम चीन की बात करते हैं तो चीन प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, ठीक है। तो किस राज्य में हुआ है, तो मणिपुर राज्य में हुआ है, जहां वीरेंद्र सिंह के द्वारा इस्तीफा देने पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, राज्यपाल की सिफारिश पर लगाया जाता है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो सर्वाधिक यदि हम राज्य की बात करते हैं तो देखिए सर्वाधिक मणिपुर राज्य में ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब तक मणिपुर राज्य में 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और करंट अपडेट में फिर से बता देता हूं, कल की डेट में मणिपुर से राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है, ठीक है। तो सर्वाधिक मणिपुर में हम राष्ट्रपति शासन देखते हैं। वही हम बात करते हैं कि इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन देखने को मिला, तो वो इंदिरा गांधी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन हम देखे हैं। लगभग ये 51 बार हम राष्ट्रपति शासन को देखे हैं, लेकिन राज्य की जब बात करते हैं तो 11 बार इसमें लगा है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इसके द्वारा इस्तीफा दिया गया। क्यों दिया गया था, तो जनजातीय विद्रोह हुआ था, तो मामला इतना बढ़ गया, इससे इस्तीफा देना पड़ा और अंत में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ठीक है। तो सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन यही लगा हुआ है, कुल 11 बार लगा है, ठीक। अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। मणिपुर में जारी जाति हिंसा के कारण, ठीक है, अधिकतम मणिपुर में 11 बार, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 बार, जम्मू कश्मीर और पंजाब में 9 बार लगाया गया है। यदि कालावधि की बात करते हैं, देखिए कितना बार लगाया गया और कितने समय तक लगाया गया, दोनों में अंतर है। तो कितने बार लगाया गया है, तो सर्वाधिक मणिपुर में 11 बार, और अवधि की बात करते हैं कि कितने समय तक, 1 साल, 2 साल, 10 साल, ठीक है। तो अवधि की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में लगा है, मतलब 12 वर्ष 9 महीने तक, उसके बाद पंजाब, फिर पुडुचेरी में। तो कितने बार क्रम हो या अवधि हो, दोनों में अंतर होता है। वही प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 16 वर्षों के शासनकाल में कुल 51 बार लगा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। इससे पहले राजीव कुमार थे। संजय मल्होत्रा की बात करते हैं तो ये
आरबीआई गवर्नर है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। तो सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य की हम बात करते हैं, आप इसे याद रखिएगा कि किस फसल का किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है, पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन है, इसे आप याद रखिएगा। खासतौर पे सर्वाधिक उत्पादक राज्य को याद रखेंगे प्रमुख फसलों के बारे में। क्वेश्चन पिछले बार पीएससी में पूछा भी गया था, मैच द फॉलोइंग के रूप में दिया गया था कि किस राज्य में कौन सा फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो इसी के संदर्भ में इस क्वेश्चन को लाया गया है कि सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और यदि हम बात करते हैं बिहार का, तो बिहार में दूसरा और असम में तीसरा। तेलंगाना की हम बात करें तो देखिए तेलंगाना में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। ठीक है, तो चावल उत्पादन में ये प्रथम स्थान पर है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार मैं बता रहा हूं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 82% होता है। उसके बाद बात करते हैं असम और बिहार की, तो यहां पे 9% या 8% है। ठीक, ध्यान रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। तो फायर पावर इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं तो यह किसी देश का सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करता है, और सैन्य शक्ति के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, वही प्रथम स्थान पे बात करें तो यूएसए है, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथे स्थान पे भारत है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो यानी कि एफबीआई के 90वें निदेशक बने हैं। तो यह भारतीय मूल के व्यक्ति है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारतीय मूल के व्यक्ति को एफबीआई में शीर्ष स्थान देना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काश पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने अब तक जनवरी 2026 कितने उद्योग कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया। तो नवरत्न का दर्जा यदि वर्तमान में बात करते हैं तो कुल 27 नवरत्न है, और महारत्न की बात करते हैं तो इसकी संख्या 14 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। भारत की बात करते हैं तो भारत 118वें स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो कौन सा संगठन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक परिदृश्य, इस रिपोर्ट का भी प्रकाशन आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। तो आईएमएफ के द्वारा ये दो प्रमुख रिपोर्ट है, आप इसे याद रखेंगे। इस रिपोर्ट को कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट हो, इन दोनों रिपोर्ट के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बना है। देखिए अगला क्वेश्चन, 23वें विधि आयोग का नवीन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। विधि आयोग की जब बात करते हैं तो इनका कार्य क्या होता है। तो विधि आयोग का कार्य है विधि के संबंध में, कानून के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देना, ठीक है, सिफारिश करना। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी हैं। ठीक, चलिए क्रम याद रखेंगे, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोबाइल निर्माण में भारत का स्थान है। तो ऑटोमोबाइल निर्माण में भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, यदि हम प्रथम स्थान की बात करते हैं तो चीन पहले स्थान पे, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर और जापान तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को कनाडा में मार्क कार्नी की नई सरकार में देश का विदेश मंत्री
नियुक्त किया है? तो देश का विदेश मंत्री, ठीक है, तो भारतीय है, याद रखेंगे, या भारतीय मूल के हैं, अनीता आनंद को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातिवार गणना की मंजूरी दी। भारत में अंतिम बार जातिवार गणना किस वर्ष हुई थी? तो ठीक है, भारत में जातिवार गणना कब हुई थी ये आपको बताना है। प्रश्न का क्वेश्चन यही है, मतलब प्रश्न यही है। और वर्तमान में जातिवार गणना कब किया जाएगा यह भी आपको बताना है। ठीक है, तो अभी केंद्र सरकार के द्वारा क्या बोला जाता है, गजट भी पारित कर दिया गया है, गजट में प्रकाशित हो गया है कि आने वाले समय में 2027 में जनगणना होने वाला है। और जनगणना के दूसरे चरण में, ध्यान रखेंगे, दूसरे चरण यानी कि 2027 में हम मुख्य रूप से देखेंगे जातिवार गणना को। लेकिन प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातिवार गणना की मंजूरी दी है, अंतिम बार कब? तो अंतिम बार की हम बात करते हैं तो 1881 में हुआ था। सॉरी, 1881 नहीं, 1931 में हुआ था अंतिम बार। इससे पहले की हम बात करते हैं पहली बार, तो पहली बार हुआ था 1881 में हुआ था। किस वायसराय के काल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। और पहली बार यदि हम जनगणना की बात करते हैं तो मेयो के कार्यकाल में हुआ था। इतना फैक्ट है, आप याद रखिएगा। अब 2027 में होने वाला है जातिवार जनगणना या जातिवार गणना। ठीक है, 1931 में हुआ था। उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ था, बांग्लादेश। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक जोशी। ठीक है, आप जल्दी जल्दी उत्तर देने की कोशिश कीजिए, इसमें ज्यादा सोचने का आप वक्त मत लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप दिमाग चलाइए, इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 85 क्वेश्चन है, जितना ज्यादा यदि मैं लंबा खींचूंगा उतना ज्यादा समझ आएगा। बनने को तो ये शायद 2 घंटे तक भी जा सकता है, लेकिन मेरा कोशिश है 1 से 1.5 घंटे के बीच में पूरा 85 क्वेश्चन आप तक प्रस्तुत कर दिया जाए। ठीक है, और ज्यादा फास्ट बनाऊंगा तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा और शायद मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है उतना ही मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। ठीक, और जहां पे लग रहा है ज्यादा बताना वहां पे ज्यादा बताने की कोशिश करूं, जहां पे मुझे लग रहा है नहीं बताना है तो वहां पे मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूं। ठीक, चलिए इसका उत्तर हो गया आलोक जोशी। 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड का गठन कब किया गया? तो जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था उस हमला को ध्यान में रखते हुए इस बोर्ड का गठन किया गया है। आलोक जोशी ये पूर्व रा के निदेशक प्रमुख रहे हैं। ठीक है, रॉ यानी कि बाहरी जो खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रॉ का फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किए गए मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत 118वें स्थान पर है। पूछा गया है, इस तरह का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है? ठीक, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार भारत का क्या स्थान है? तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना रिपोर्ट से पूछा जाता है, और यह भी पूछा जाता है कि यह रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो दोनों चीज पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 शिशु मृत्यु दर है, मतलब 2021 की जब बात करते हैं, 2020-21 की रिपोर्ट की जब बात करते हैं तो इसके अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर 2024 में देखिए ये जो आंकड़ा निकाला जाता है ये प्रति 1000 जीवित बच्चों पे किया जाता है। ठीक, ये 2014 में 39 था, अब 2021 में 27 हो गई है। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं मातृ मृत्यु दर की, तो मातृ मृत्यु दर वर्तमान में
93 हो गई है, ये पहले 130 था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, पहले 130 था, अब वर्तमान में कितना हो गया है 130 से 39। 130 कब था, तो 2014-16 के अनुसार। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर 2014 के अनुसार 39 था, अब घट के 27 हो गया है। अब यहां पे दो चीज और याद रखना है, एसडीजी लक्ष्य। ठीक है, एसडीजी लक्ष्य की यदि हम बात करते हैं तो इसके अनुसार यदि हम बात करें शिशु मृत्यु दर की, तो शिशु मृत्यु दर को ये 15 से कम लाने की कोशिश किया जा रहा है, मतलब ये लक्ष्य रखा गया है। और मातृ मृत्यु दर की बात करते हैं तो मातृ मृत्यु दर को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि 93 हो गया तो हम लक्ष्य को अचीव कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो भारत का पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम है। ठीक है, वही दूसरे नंबर पे गोवा है। ठीक, और ऑल ओवर बात करते हैं, यदि हम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें लद्दाख है सर्वप्रथम। लेकिन यदि बात होती है यदि राज्यों का, तो राज्यों में मिजोरम है। देखिए, जो पूर्ण साक्षर का अभी जो क्राइटेरिया है, यह कहा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, यदि किसी राज्य में 95% प्लस या 95% वहां के जनसंख्या साक्षर है तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आप ये देखिए कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान साक्षरता दर कितना है, चाहे वो पुरुष साक्षरता दर हो, महिला साक्षरता दर हो या ऑल ओवर साक्षरता दर कितना है। हो सकता है यहां से क्वेश्चन बन जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विपणन सत्र 2025-26 के ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल कितना जारी किया गया है? 2025-26। ठीक है, ग्रेड ए धान, तो जो धान की खरीदी होती है ना, इसे दो भागों में बांटा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। एक है सामान्य धान और दूसरा है ग्रेड ए धान। तो सामान्य धान की यदि हम बात करते हैं तो इसका रेट है 2369 और वही ग्रेड ए की बात करते हैं तो यह है 2339 प्रति क्विंटल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2389 प्रति क्विंटल। ठीक है, 2389 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो किस देश को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। वर्तमान में भारत की यदि हम कुल जीडीपी की बात करते हैं तो ये $4 ट्रिलियन के पास पहुंच चुकी है। देखिए, ठीक है, ये जो रिपोर्ट है आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया है, आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये अप्रैल 2025 में आया हुआ है। इसके अनुसार भारत की यदि हम बात करते हैं तो $4.187 ट्रिलियन है। वही प्रथम स्थान पर यूनाइटेड स्टेट, इसका देखिए जीडीपी $30.507 ट्रिलियन। तो देखिए कितना आगे है, कहां ये $4 ट्रिलियन और कहां ये $30 ट्रिलियन। तो भारत को यहां तक पहुंचने में काफी समय लगने वाला है। दूसरे स्थान पे चाइना है, इसका $19 ट्रिलियन है। जर्मनी ये भी $4.60 ट्रिलियन है। तो ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले 2030 तक, लगभग 2029-30 तक भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। तो इस तरह से भारत बहुत ही कम समय में तीसरे अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हो जाएगा। लेकिन पहला दूसरा आने में बहुत लंबे समय इन्हें देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष है? तो विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो अजय बंगा है। वही कृष्णाली जॉर्जिवा की बात करते हैं तो ये आईएमएफ का प्रबंध निदेशक है। उर्जित पटेल की बात करते हैं तो ये भी आईएमएफ का, ठीक है, कार्यकारी निदेशक है। ये प्रबंध निदेशक और ये है कार्यकारी निदेशक। वही जय शाह की जब हम बात करते हैं तो ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं।
और ये आईसीसी के सबसे कम उम्र के, ठीक है, आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं जय शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है व्यापार और विकास, ठीक है, इसे फुल फॉर्म में अंकटाड कहा जाता है। तो इसके अनुसार निवेश में भारत का 16वां स्थान है। ठीक है, निवेश का मतलब है फॉरेस्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। ठीक, भारत के स्थान 16वां है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी विश्व बैंक के अनुसार भारत सबसे समतामूलक देश में कौन सा स्थान पर है? समतामूलक देश की हम बात करते हैं, विश्व बैंक के द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया है। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या है? ठीक है, तो समतामूलक देश की यदि हम बात करते हैं तो भारत चौथे स्थान पर है। आपने अर्थव्यवस्था में गिडी गुणांक या गिडी सूचकांक देखे होंगे। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिडी सूचकांक 25.5 है, जो इससे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे समतामूलक देश बनाता है। सबसे समतामूलक देश का मतलब यह है कि भारत का जो धन है, आय है, वो समान रूप से वितरित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में भारत पूरे विश्व में चौथे स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सतत विकास रैंकिंग 2025 की हम बात करते हैं तो भारत का स्थान 99वां है। यदि हम एसडीजी गोल की बात करते हैं, इसका लक्ष्य 2030 तक का है। इस 2030 तक कुल 17 लक्ष्य तय किया गया है और इस लक्ष्य से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना यह है कि ये 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं। एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था कि प्रथम क्रम के लक्ष्य कौन सा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, क्रम को पूछा गया था कि इस क्रम में कौन सा लक्ष्य है। तो मैच द फॉलोइंग के रूप में आ गया था कि कौन से क्रम में कौन सा लक्ष्य है। तो आप इसे जरूर याद कीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, 10वीं सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार है भारत के स्थान 99 है, 99वां है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनाली मिश्रा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 1 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में हुई कैबिनेट की नियुक्ति समिति, ठीक है, तो सोनाली मिश्रा को महानिदेशक नियुक्त किया गया है रेलवे सुरक्षा बल का। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आईएमएफ से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है, तो उस समय गीता गोपीनाथ थी, तो गीता गोपीनाथ से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था। अब जो है यहां पे जो इसका सही उत्तर होगा वो है उर्जित पटेल। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वही हम बात करते हैं विकासशील का। तो देखिए, विकासशील एडीबी बैंक में कार्यकारी निदेशक रहे हैं। तो हो सकता है विकासशील जो हमारे छत्तीसगढ़ का 13वें क्रम के मुख्य सचिव है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि आईएमएफ में जो कार्यकारी निदेशक है कौन है। ये सभी के सभी आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ठीक, तो इसकी नियुक्ति जो है 28 अगस्त से प्रारंभ हुआ है और 27 अगस्त 2028 को समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, चलिए इसका भी उत्तर दीजिए। भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। इससे पहले हम बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ जी थे पूर्व उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ जी अपने
स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिए थे और इस्तीफा मंजूर होने के बाद नया चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का और सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, कौन से क्रम, तो क्रम भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए निर्वाचन का जो क्रम था वो 17वां था, लेकिन इनका जो क्रम है ये 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति है। ठीक, याद रखेंगे 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। निर्वाचन कब हुआ था, तो 9 सितंबर 2025 को हुआ था। ठीक, इनका पूरा नाम भी याद रखिए, चंद्रपुरम पोन्नासामी राधाकृष्णन। ठीक, इसे शॉर्ट में सीपी राधाकृष्णन कहा जाता है। इनका कार्यकाल देखिए 12 सितंबर 2025 से 11 सितंबर 2030, यानी कि 5 वर्ष के लिए है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सदस्य माना जाता है। ठीक है, सभापति होते हैं ये राज्यसभा के। किसे हराया है, तो याद रखेंगे बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया है। ठीक है, ये विपक्ष की तरफ से थे। अगला क्वेश्चन, नेपाल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। आपको पता होगा कि नेपाल में ठीक जनरेशन जेड यानी कि जेन जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया था वहां के भ्रष्टाचार को लेकर खासतौर पे। इसी के तहत वहां के जो प्रधानमंत्री थे केपी ओली शर्मा जी थे, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और उन्हीं के बाद सुशीला कार्की को वहां के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो सुशीला कार्की की यदि हम बात करते हैं, ये नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश रही है। ठीक, नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश रही है और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। इनका संबंध भारत से है, ये भारत के BHU ठीक है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ी भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जा सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जेएनजी आंदोलन के तहत यहां पे तख्ता पलट हुआ था, प्रधानमंत्री यहां परिवर्तित हुआ था, चेंज हुआ था। ठीक, वर्तमान में सुशीला कार्की है। ठीक, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने शुक्रवार इतिहास रच दिया है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक, इतना याद रखेंगे, ये पहली मुख्य न्यायाधीश भी रही है नेपाल की। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डीएलआर नामक दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री, ठीक है, दुनिया के यदि हम पहला मंत्री की बात करते हैं, ऐसा मंत्री जो आर्टिफिशियल से बनी हुई है, ठीक है, इनका नाम है डीएलआर। ये अल्बानिया देश की है। ठीक, यहां के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक ऐसा मंत्री नियुक्त किया गया है जो खासतौर पे भ्रष्टाचार से संबंधित चीजों को देखेगी। चलिए अगला क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। क्वेश्चन है, नीति आयोग का लक्ष्य कब तक भारत के दलहन उत्पादन को दोगुना करना है? अभी मैंने क्वेश्चन पे बात किया जहां पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख दलहन तिलहन फसलों को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उन फसलों को किस समर्थन मूल्य पर और कितना खरीदा जाएगा ये मैंने आपको बताया। अब उसी के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग के यदि हम लक्ष्य की बात किया, वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा आशा योजना लाया गया है। साथ ही साथ नीति आयोग का भी लक्ष्य है कि दलहन उत्पादन में भारत जो है ये अभी वर्तमान में देखिए, यदि हम दलहन उत्पादन की बात करते हैं तो भारत अभी पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है, चाहे उत्पादन की बात करते हैं या उपभोग की बात करते हैं, तो दोनों में भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक, इतना आप याद रखिए। अब क्या होता है, भारत को दलहन आयात करना पड़ता है, मतलब जितना यहां उत्पादन होता है वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए बाहर से उत्पादन मतलब आयात कराता है दाल को। ठीक, तो नीति आयोग का एक लक्ष्य है जहां 2027 तक इस दलहन को दोगुना किया जाएगा उत्पादन को और 2030 तक आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ठीक है, अभी यदि बात करते हैं तो यदि कुल उत्पादन की हम बात करते हैं तो ये करीब करीब 27 मिलियन टन का उत्पादन, 26 मिलियन टन का उत्पादन होता है।
और 2047 तक दोगुना उत्पादन किए जाने के लक्ष्य है, करीब करीब 51 मिलियन टन। और 2030 तक हम बात करते हैं तो ये करीब करीब 51, या आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो ये लगभग कुछ है जहां पे दलहन का आयात ना करना पड़े। तो इसमें पूछा गया है दोगुना करना है, तो दोगुना करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2047 तक। देखिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। अभी जो प्रश्न था वो नीति आयोग के अनुसार था, इसके अनुसार यह बोला गया है कि 2025-26 से 2030-31 तक ये लगभग 6 वर्ष का है। तो इन 6 वर्षों में सरकार के द्वारा 11,440 करोड़ रुपए को व्यय किया जाएगा। दलहन उत्पादन का लक्ष्य है 35 लाख टन, मतलब 2030 तक यदि हम बात करते हैं तो यहां पे 350 लाख टन का उत्पादन होगा। ठीक है, इस मिशन के तहत अरहर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों के उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने आपको बताया कि इस आत्मनिर्भरता मिशन के अनुसार 100% दलहन की खरीदी की जाएगी। कब तक? तो 4 वर्षों तक। यह भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। आशा योजना को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है इसका फुल फॉर्म, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रथम उप प्रबंध निदेशक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनियल कैट्स। तो ये डेनियल कैट्स है, ये गीता गोपीनाथ के स्थान ले रहे हैं। ये पूर्व प्रथम उप प्रबंध निदेशक थी, हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद इनका आगमन हुआ है। क्रिस्टीना जॉर्जिया की बात करते हैं तो ये IMF के प्रबंध निदेशक है। अजय बंगा ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के अध्यक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42। ये लगभग 41.7% है। आप इसे याद रखेंगे, अगर एग्जैक्ट डाटा पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। महिला कार्यबल मतलब कितनी महिलाएं जो है कार्य में संलिप्त है, जो आय उत्पादन कर रही है या आय अर्जित कर रही है। ठीक है, तो ये 42% है भारत में महिला कार्यबल भागीदारी। इसमें वृद्धि हुई है 2017-18 से 2023-24 के बीच महिला रोजगार दर करीब दोगुनी हो गई है। तो ये अच्छी बात है। ये महिला सशक्तिकरण, महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हमें मिल रहा है। यदि हम बात करते हैं 2017-18 में तो ये 23.3% था। अब वर्तमान में 2023-24 में 41.7% हो गया है। ये डाटा है, एक्चुअल डाटा याद रखिएगा आप। ठीक है, महिला श्रम बल भागीदारी दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत 9वें स्थान पर है। वही हम वृद्धि के मामले में बात करते हैं तो भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। ये विश्व के स्थान पे बात कर रहे हैं, पूरे विश्व के मामले में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 9वें स्थान पर भारत है। मतलब भारत का जो वन क्षेत्र है उस आधार पे भारत विश्व में 9वें स्थान पर है। और यदि वृद्धि की बात करते हैं कि प्रतिवर्ष कितना वृद्धि हो रहा है तो उस आधार पे तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जारी किसके द्वारा किया गया रिपोर्ट को? खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025। भारत का स्थान 9वां है, शीर्ष स्थान पर रूस है। ठीक है, वृद्धि में तीसरे स्थान पर, ये मैंने आपको बताया। हाँ, ये आप याद रखिएगा कि भारत का वन क्षेत्र 72.7 मिलियन हेक्टेयर है। ये अभी जो हमारा जो ISFR रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा क्षेत्रफल है और इस रिपोर्ट के अनुसार थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखेंगे। हालांकि ये लगभग उसी के करीब पहुंच रहा है। तो आप ISF रिपोर्ट को भी ध्यान रखेगा। उसके अनुसार भारत का जो कुल वन क्षेत्र है या वन आवरण प्लस वन क्षेत्र दोनों मिलाकर कितना है, ये सब भी आप याद रखिएगा। ठीक, कौन सा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में प्रथम स्थान पर है, वृद्धि के मामले में किस राज्य का प्रथम स्थान है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ISFR रिपोर्ट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
दुनिया में पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो किसने किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। थोरियम, यदि हम थोरियम की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक थोरियम पाया जाता है और थोरियम का उपयोग ईंधन निर्माण में किया जाता है। स्वच्छ ईंधन निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल है। यदि हम सौर ऊर्जा की बात करें, परमाणु ऊर्जा की बात करें, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर यह है, देखिए सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो ये कभी समाप्त नहीं होने वाला, जब तक सूर्य है तब तक सौर ऊर्जा हमें मिलेगा। दूसरा, परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं तो जब तक परमाणु है लिमिटेड है, एक समय बाद उसका समाप्त होना तय है। लेकिन ईंधन की बात करते हैं तो दोनों स्वच्छ ईंधन कहलाता है। दोनों में एक और अंतर यह हम देखते हैं कि हम 24 घंटा परमाणु ऊर्जा से ईंधन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी परमाणु नीति भी लाया गया है सरकार के द्वारा, इसीलिए लाया गया है ताकि जो दबाव पड़ रहा है सौर ऊर्जा में या हमें जो स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंचना है, इसके लिए परमाणु ईंधन हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। तो ये आप समझिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। अगला क्वेश्चन, भारत का 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। चलिए इसका उत्तर दीजिए। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस सूर्यकांत। 53वें क्रम के हैं। इससे पहले जस्टिस बी आर गवई थे और इसके पहले बात करते हैं तो संजीव खन्ना, ये 51 क्रम के हैं और 50वें क्रम के डी वाई चंद्रचूड़ हैं। हालांकि जो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी यदि गया तो वर्तमान में कौन है, इससे संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद है आप उसे याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है, संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। ठीक है, तो बी आर गवई 23 नवंबर को रिटायर हुए हैं और इनका नियुक्ति 24 नवंबर से हुआ है। अब ये 24 नवंबर से लगभग 14 महीने के कार्यकाल तक रहेंगे। 9 फरवरी 2027 को ये रिटायर हो जाएंगे। यदि हम भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो न्यायमूर्ति हरिलाल जेकुसन दास है। ठीक है, जेकुसन दास कानिया है। देखिए 26 जनवरी 1950 को पदभार ग्रहण किया इन्होंने, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो एक क्वेश्चन अब यहां पे ये भी बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे, तो आप याद रखिएगा, और कब इसकी स्थापना हुआ तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर दीजिए आप। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश भर के राजभवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जितने भी राज्य भवन हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो जितने भी राज्य है उसके राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया है, लोक भवन कर दिया गया है। ठीक है, ठीक, तो राजभवन को अब लोक भवन कहलाया जाएगा। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे बहुत सारे जो पुराने समय से जो चला आ रहा था नाम है, जो विदेशी सत्ता को प्रदर्शित कर रहा था, तो ऐसे सभी नामों को परिवर्तित कर रहा है, चाहे वो मुगलों के कार्यकाल का हो या अंग्रेजों के कार्यकाल का ही क्यों ना हो। तो इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं जो राजभवन है इसे लोक भवन कर दिया गया है। राजभवन जहां पे सत्ता मुख्य रूप से ऐसा लग रहा है कि राजा का शासन हो रहा है, यहाँ पे लोक भवन में जनता का शासन हो रहा है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में इसे राजभवन से लोक भवन कर दिया गया है। इसका कारण देखिए यहाँ पे लिखा भी है, औपनिवेशिक पहचान हटाना और जनता की भूमिका तथा लोक की भावना को महत्व देना ताकि संस्थान जनता के करीब आ सके। इसी प्रकार कुछ अन्य भी नाम बदले गए हैं, जैसे प्रधानमंत्री ऑफिस है इसे सेवा तीर्थ कर दिया गया है, केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन कर दिया गया है, राज निवास मैंने बताया लोक निवास हो गया है, राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो प्रमुख और बदले गए नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत ये है सर्जियो गौर, ये 27वें क्रम के राजदूत हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। किस राज्य के गठन के 25 वर्षों के बाद पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार अधिनियम, यानी कि पेशा का फुल फॉर्म है, के तहत नियम लागू कर दिए हैं। तो किस राज्य ने हाल ही में पेशा नियम को लागू किया है? झारखंड, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो पेशा जो अधिनियम हम देखते हैं यह मुख्य रूप से संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में हम इस एक्ट को देखते हैं। कुछ क्षेत्र जो जनजाति प्रमुख क्षेत्र है इन्हें इस अनुसूची में शामिल किया गया है और ऐसे कुल 10 राज्य हैं, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी है और छत्तीसगढ़ में पहले ही पेशा अधिनियम लागू कर दिया गया है। मेरे ख्याल से शायद ये 2020-21 का हो सकता है, थोड़ा सा इसे आप देखिएगा। ठीक है, तो हाल ही में किसने पेशा अधिनियम को लागू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। पता चल रहा 25 वर्षों के बाद। तो झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था इसका निर्माण। इस तरह से 25 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं इसके, तो 25 वर्षों के बाद पेशा अधिनियम यहां पे लागू हुआ है। चलिए ठीक है, फुल फॉर्म पेशा की जब फुल फॉर्म की बात करते हैं इंग्लिश में, तो द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। ठीक है, एक्ट के ईयर को याद रखिएगा। 5वीं अनुसूची के देश कितने देश हैं? कुल 10 राज्य हैं। कौन कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड। तो इस तरह से कुल 10 राज्य है जो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है, या फिर बोला जाए तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। चलिए अब आप ये क्वेश्चन भी आप याद रख लीजिए, मतलब इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए कि ये 10 राज्य है, तो इस 10 राज्यों में क्या पेशा अधिनियम लागू है, या किन किन राज्यों में पेशा अधिनियम लागू है? तो इसका उत्तर आप ध्यान में रखिए कि अभी जो झारखंड है ये 90वें राज्य है, 90वें क्रम के राज्य हैं जहां पे पेशा अधिनियम लागू है। तो कौन सा राज्य बच गया? तो ओडिशा बच गया है, यहां पेशा अधिनियम लागू नहीं है। ठीक, यहां पेशा अधिनियम लागू नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, ध्यान रखेंगे, मैं बता दे रहा हूं बीच में, लास्ट में एक बार और बताऊंगा। आप लोगों में से कई लोग पीडीएफ इसको मांग रहे हैं, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। दिल्ली एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में आप जाइएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, देखिए यह पहला संस्करण है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि इसे भारत के द्वारा लाया गया है। ठीक है, अभी तक हम जितना भी रिपोर्ट इंडेक्स के बारे में पढ़े हैं वो सारा का सारा कहीं ना कहीं जैसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया हो या किसी और के हेनले रिपोर्ट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम विदेशी संगठन के द्वारा देखते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, ये मतलब ये है कि कोई देश कैसे रिएक्ट करता है। जैसे हम देख रहे हैं रूस की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें आपस में काफी लड़ाई हो रहा है, युद्ध के संभावना बनी रहती है। तो ये इसी चीज को दर्शाता है कि किस देश में कितना शांति हमें देखने को मिल रहा है युद्ध के मामले में, दूसरे देश के प्रति नीति के मामले में। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स आप समझ गए होंगे क्या होगा। भारत का स्थान इसमें 16वां है। वही प्रथम स्थान की हम बात करते हैं तो सिंगापुर है। ठीक है, उत्तरदायी शासन, सतत और वैश्विक उत्तरदायित्व के आधार पर विविध देशों का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक है। भारत का पहला है, याद रखेंगे इससे। यह सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, IIM मुंबई तथा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, यह किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला रिपोर्ट है, भारत की तरफ से इसे लाया गया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखा गुप्ता। ठीक है, किस पार्टी से संबंधित है? तो भाजपा पार्टी से संबंधित है। इससे पहले आतिशी मार्लेना थी। यदि हम इसकी बात करते हैं क्रम का, तो देखिए जो रेखा गुप्ता है यह दिल्ली की चौथे क्रम की महिला
मुख्यमंत्री है। इससे पहले 3 और, जिसमें से आतिशी मारलेना है, शीला दीक्षित है, सुषमा स्वराज है, तो ये 4 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की है। यदि हम रेखा गुप्ता की बात करते हैं, पूरे देश की या राज्यों के हिसाब से बात करते हैं, पूरे देश में किस क्रम की महिला मुख्यमंत्री है, तो ये 18वें क्रम की महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए कि आतिशी मारलेना ये आम आदमी पार्टी से संबंधित थी, जहां अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफा देने के बाद आतिशी मारलेना वहां की मुख्यमंत्री बनी थी। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है वो सुषमा स्वराज के हाथों में है। चलिए अगला क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की? तो कौन से क्रम के हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा 47वें क्रम के। पार्टी की बात करते हैं, किस पार्टी से संबंधित है? तो रिपब्लिकन पार्टी है, आप इसे भी याद रखेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ये जो राष्ट्रपति बने हैं, ये दूसरे क्रम के राष्ट्रपति, मतलब दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले 45वीं क्रम के राष्ट्रपति भी ये बन गए हैं। ठीक है, तो 46वें क्रम के कौन थे? तो जो बाइडेन थे। ठीक है, 47वें क्रम। अगला क्वेश्चन, नीतीश कुमार हाल ही में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में बिहार चुनाव हुआ और बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा हमें यह देखने को मिला कि भाजपा इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ठीक है, और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हैं और ये 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। आखिरी क्वेश्चन है, इसका उत्तर मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग यहां तक पहुंचे हैं, अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं, आप, मुझे पता है कि आप बहुत ही अच्छे से करंट अफेयर पढ़े हैं और जल्दी से इसका उत्तर भी दे दीजिए। ठीक है, हो सकता है कई लोग बीच में चले गए होंगे, हो सकता है उनका रिवीजन हो गया होगा, या हो सकता है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिए होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा करंट अफेयर का पीएससी या हो या व्यापम हो, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी हम देखते हैं करंट अफेयर का। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यदि जीएस का यदि कोई क्वेश्चन भी होता है तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से संबंधित होता है, जहां स्टैटिक रूप में पूछ दिया जाता है। जैसे नदी जोड़ परियोजना की बात किया, केन बेटवा नदी है, उसका उद्गम, ठीक है, पूछ दिया जा सकता है, या उसकी लंबाई को भी पूछ दिया जा सकता है। तो चलिए बताइए, अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आर वेंकट रमनी। सुमन बेरी की बात करते हैं तो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था वहां पे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री को ही अध्यक्ष बनाया जाता है। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। ठीक है, वही अजित डोभाल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक, तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन मैं लेते आते रहूंगा। और अभी तक हमारा यहाँ पे 3 मैराथन सीरीज कंप्लीट हो चुका है, आने वाले समय में हम 4 और वीडियो देखेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।